पिछले वीडियो में हमने देखा था डायोड फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में किस तरीके से एक्ट करता है। अब समझते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में वो एक्चुअली काम कैसे करता है, करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या है। देखो हमारे पास एक डायोड है, यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं जो कि इस पी टाइप वाली साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इसी तरीके से इस एन टाइप वाली साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन इनके बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर से इस तरफ डिफ्यूजन करंट होगा। ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इधर डिफ्यूज होना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है वो उनको उधर जाने नहीं देता। वो एक बैरियर की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उनको वापस इस तरफ बहा देता है, ड्रिफ्ट करवा देता है। तो हमारे पास डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और हमारे पास कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन मानो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक बैटरी को कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी में ये सारी चीजें तो हमारी एक अच्छी कंडक्टर है, तो मोस्टली जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ही होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था जो कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी के कारण था, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ लगा दिया एक्सटर्नल बैटरी लगा करके। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो बहुत सारे होल्स थे जो पहले ही इधर जाना चाहते थे क्योंकि इस तरफ इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इस तरफ इनकी कंसंट्रेशन कम थी। पहले इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन वाला रोक रहा था, लेकिन हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया है और इसीलिए अब ये यहाँ से बड़ी आसानी से इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे और हमें यहाँ पर करंट मिल जाता है, एक नेट करंट हमें देखने को मिलता है। सेम चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। इलेक्ट्रॉन भी इधर आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए उस पर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ ही नहीं पाते थे। लेकिन एक्सटर्नल बैटरी की मदद से हमने यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कर दिया है। अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अपने आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव है, तो हमारे पास फिर से इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव करंट आ जाता है। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इस फ्लो को समझा है। मान लो पोटेंशियल की टर्म्स में क्या होता है, हम जानते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब जोड़ते हैं तो हमारे पास पीएन जंक्शन में इस तरीके से एक पोटेंशियल आता है, डिफरेंस आता है, वो होता है हमारा बैरियर पोटेंशियल। आप इसे इस तरीके से समझो, हमारे पास यहाँ पर होल्स हैं, जो बॉल हैं वो इस तरफ जा नहीं सकते, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, ग्रेविटी अगर आप इसको समझोगे तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन जब हम इसको एक इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पोटेंशियल इसको दे देते हैं। तो आप समझो हम इस वाले लेवल को ऊपर ले आते हैं, तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और हमारे होल्स यहाँ पर बड़ी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं तो हमारा ये जो पोटेंशियल है ये कम होता जाता है और इवेंचुअली हम देखते हैं कि इस एन टाइप वाली साइड में हमारे पास लोअर पोटेंशियल हो जाता है इस पी टाइप वाली साइड से, और इसीलिए हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसी को हम लिख भी सकते हैं कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाया है डिक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल को कम करता है एंड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। अच्छा, तो हम जब ये वोल्टेज लगाते हैं एक्सटर्नल, उसके कारण ये डिप्लीशन रीजन की थिकनेस भी कम होती जाती है। आप इसको इस तरीके से समझो, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इस तरीके से जब वोल्टेज लगाया है तो ये इस तरफ होल्स हमारे मूव करना चाहेंगे, तो यहाँ पर से होल्स इस तरफ मूव करना चाहेंगे और यहाँ पर जो हमारी थिकनेस है वो इस तरीके से कम हो जाएगी। सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ मूव करना चाहते हैं। हम देखते हैं जैसे जैसे हम वोल्टेज लगाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उसकी थिकनेस कम होती जाती है हमारे डिप्लीशन रीजन की, और एक समय ऐसा आता है वो दोनों काफी पास आ जाते हैं, फिर हमारे पास बड़े आराम से इस तरीके से फ्लो होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ, जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा या डिफ्यूजन करंट होगा? ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में बहती है तो उसे हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं यहाँ पर। और डिफ्यूजन होता है जब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है। देखो पी टाइप में हमारे पास होल्स की हायर कंसंट्रेशन है, इस तरफ होल्स की काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन होती है, और अगर इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्यूजन के कारण होता है। यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं जो इधर जाना चाहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रोक रहा था, हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉब्लम को हटा दिया, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूजन इस तरफ होने लगता है और इसीलिए हमारे पास जो करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे करंट यहाँ पर मिली एम्पियर में होगा।
मिली एम्पियर में क्यों होगा? यहाँ पर तो बहुत सारा करंट इस तरफ फ्लो होना तो चाहिए, लेकिन ये है तो अभी भी सेमीकंडक्टर ही, ये कोई मेटल का पीस तो है नहीं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो तो हमें काफ़ी अच्छा करंट मिले। इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें मिली एम्पियर में ही मिलती है। अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग नहीं करते तो करंट की वैल्यू तो जीरो थी, तो जीरो से मिली एम्पियर काफ़ी अच्छी खासी बढ़त मिल गई है हमको। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड बायसिंग काम करती है। यहाँ देखो हमने इसका सर्किट भी बनाया है, पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहेगा और हमारा डायोड भी इसी तरीके से लगाए तो हमारा करंट फ्लो भी हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब देखते हैं कि रिवर्स बायस कैसे काम करता है। रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं कि इस डायोड के पी टाइप वाली जो साइड है उसको बैटरी के एन टाइप यानी कि एन टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, लेकिन डायोड हमने उल्टा लगा दिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पर एन टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से ऐड कर दिया। अब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ जो पहले से था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ से होल्स इस तरफ जा ही नहीं सकते, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन वगैरह और होल्स वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम मूव नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर करंट नहीं होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो वोल्टेज वाले सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास मान लो इस तरीके से हमने बैटरी को लगा दिया है ना, तो यहाँ पर पहले ही एन टाइप का वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा था, हमने इसका वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास ये जो इन दोनों के बीच में, दोनों साइड के बीच में पोटेंशियल था वो उसको हमने और इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे होल्स होते हैं वो इस तरफ और मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास रिवर्स बायस में हमारा इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है जो डिप्लीशन रीजन है, और हमारे पास करंट नहीं होता है। कुछ करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। कैसे? देखो हमारे पास यहाँ पर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं करेंगे। लेकिन इस एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में भी थोड़े से अमाउंट में होल्स होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े से होल्स इस तरफ मूव करते हैं। तो इसीलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमारे पास थोड़ा सा करंट आ जाता है। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल एंड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, हम बोलेंगे बस बैरियर बढ़ जाता है। ये जो है हमारा ये बैरियर जो था ये बढ़ जाता है। और एक चीज समझो कि यहाँ पर अगर हमने बैटरी को इस तरीके से लगाया तो हमारे पास थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट होता है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में देखो मान लो इस रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स हो जाएंगे। अब होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और होल्स इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे? यहाँ पर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो होल्स को आइडियली इस तरह मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहते बहते इधर चले जाते हैं, इसीलिए ये होता है ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट तो यहाँ पर इधर हो जाता है, लेकिन ये ड्रिफ्ट करंट हो जाता है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। और एक चीज यहाँ पर कि करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। पिछली बार हमने क्या देखा था, यहाँ पर करंट मिली एम्पियर्स में था, और इस बार रिवर्स बायस में भी हमारे पास थोड़ा सा करंट होता है जो कि माइक्रो एम्पियर में होता है। और इसकी और एक बात खास होती है कि आप यहाँ पे कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो उस करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो हमें लगेगा अच्छा अब तो यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए था, लेकिन जो करंट है वो लिमिट में है। किस चीज़ के हिसाब से? अरे भाई यहाँ पर जितने होल्स होंगे, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जितने होंगे वो उतने ही तो जा पाएंगे। आप कितना भी पोटेंशियल लगा दो, अगर यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत ही कम है तो उससे ज़्यादा करंट कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ पर जो करंट होता है वो वोल्टेज आप कितना भी बड़ा लगा दो उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो कुछ और चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर किसी और तरीके की डोपिंग करते तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की में भी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हमारे जनरेट होते हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो भी यहाँ पे जो करंट होता है वो बदल जाता है। या फिर हम कुछ और कर दें, मान लो यहाँ पर एक इस तरीके से लाइट गिर रही है तो लाइट की एनर्जी से भी कुछ बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो सकते हैं, तो उसके कारण भी हमारा माइनॉरिटी करंट बढ़ सकता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिपेंड करता है, उसको अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस
सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर। डोमिनेंट मतलब मेजॉरिटी जिस कारण से हो रही होगी, ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस। तो ये हमने अभी देखा था कि जब हम फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो हमारा डिफ्यूजन करंट होता है और रिवर्स बायस में हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है। तो हमारा ऑप्शन ये वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस। अच्छा, इसी की तो हम बात कर रहे थे, ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। डिफ्यूजन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस गलत है, गलत है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है इस बार बी। अब देखते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस क्या होता है, और ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में अगर मैं वोल्टेज बदलूंगा तो किस तरीके से हमारा करंट बदलता है। तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। उसको देखते हैं। हमारे पास एक डायोड है इस तरीके से और उसमें हमने एक वेरिएबल इस तरीके से पोटेंशियल लगा दिया है, और ऐसे लगा देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक सेफ्टी के लिए छोटा सा रेजिस्टेंस भी ऐड कर देते हैं। तो अब देखो, मैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से हमारा कुछ करंट बढ़ना चाहिए, कुछ करंट होना चाहिए ना फॉरवर्ड बायस में। और अगर मैं वोल्टेज नेगेटिव कर दूंगा तो यानी इस तरफ करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा और यहाँ पर रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये हमारा स्कीमेटिक है। अब यहाँ पर हम उसका ग्राफ बनाने वाले हैं। देखो, इस तरफ मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो एकदम से हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। आपको याद होगा कि डायोड में हमने देखा था कि एक बैरियर पोटेंशियल होता है, मान लो उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। तो जब तक मेरी ये बैटरी की वोल्टेज 0.7 वोल्ट नहीं हो जाती, हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो करंट यहाँ पर रहता है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है। और ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, जब तक हमारा करंट नहीं बढ़ता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, जिसको हम VTH यहाँ पर लिख भी सकते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये, या फिर उसी को नी पॉइंट या फिर कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। कट इन मतलब उसके बाद अब डायोड एक्टिवेट हो गया, वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो जैसे ही हमारे ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, उसके बाद मैं वोल्टेज थोड़ा भी बढ़ाऊंगा तो इसके अक्रॉस हमारा तुरंत से करंट बढ़ता जाएगा। अच्छा, हम इस वोल्टेज की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम जो वोल्टेज देखेंगे हम यहाँ पे वोल्टेज नाप रहे हैं, हम उस वोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से करंट बढ़ता जाता है। ये हमारा वोल्टेज है जो हमने डायोड के अक्रॉस लगाया और उसके हिसाब से हमें करंट मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो घुटना होता है ना, घुटने की तरह यहाँ पर एक ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसीलिए इसको नी पॉइंट बोला जाता है, नी पॉइंट वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए उस वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्टेज होती है, जर्मेनियम के लिए उसकी वैल्यू 0.2, और ये अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर डायोड बनाओगे तो ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर करंट हमारा मिली एम्पियर में होगा, भले ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, लेकिन ये एक मेटल या कंडक्टर तो है नहीं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा 5 एम्पियर 50 एम्पियर का करंट आएगा। मिली एम्पियर में ही वैल्यूज़ रहती हैं और एक्चुअली हमारा काम चल जाता है मिली एम्पियर से। तो इस सब की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो फॉरवर्ड बायस था, बहुत ज़्यादा करंट होना चाहिए, वैसा भी नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक ग्राफ को देखो तो ये ग्राफ लीनियर ग्राफ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। ओम्स लॉ क्या होता था, V = IR। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता था, या तो ये वोल्टेज का ग्राफ हमारा ऐसा आता, ऐसा आता, ऐसा आता। यहाँ पर इस तरीके से लीनियर वेरिएशन नहीं है, इसलिए ये नॉन ओमिक डिवाइस है। और अगर आप इसकी इक्वेशन में जाना चाहो तो ये इक्वेशन है, इसका आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा यूज़ होएगा, पर इस इक्वेशन को भी देखना चाहिए। करंट की वैल्यू हमारा एक I0 होता है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, ये क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे, इनटू E की पावर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जो लगाया डिवाइडेड बाई KT, टेम्परेचर जो है -1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख लो, चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दें तो क्या होगा। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा, लेकिन ये डायोड रिवर्स बायस हो गया, बोलेगा हम करंट फ्लो नहीं होने देंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण अब करंट फ्लो नहीं हो सकता है। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो हो रहा था, रिवर्स बायस में हमारे पास बहुत थोड़ा सा करंट होता है, अभी हमने देखा था, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। यहाँ पर हमारे पास मिली एम्पियर्स में वैल्यू थी, और अगर मेरे पास सेम स्केल होता, मैं यहाँ पर वैल्यू बनाता ना, तो मेरा कुछ ग्राफ इस तरीके का आ जाता, ऑलमोस्ट जीरो ही वैल्यू मिलने वाली थी। लेकिन हमें थोड़े मोड़े वेरिएशन देखने हैं, तो वो इतना कम करंट होता है कि यहाँ पर ऊपर वाला ग्राफ मिली एम्पियर में था, यहाँ पर हमने स्केल चेंज कर दिया, अब माइक्रो एम्पियर में हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। हमारा करंट कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ठीक से नहीं बना, पहले बढ़ता है फिर इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है।
कांस्टेंट क्यों हो गया? देखो हम तो नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, करंट थोड़ा तो ऐसे बढ़ता कहीं है, नेगेटिव में ही बढ़ता भली पर बढ़ता क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमने देखा था रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी बढ़ जाए, आप वोल्टेज कितना भी बढ़ा दो, लेकिन करंट डिपेंड करता है कि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितने हैं। अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उतने होंगे ही नहीं तो हमारा करंट ज़्यादा फ्लो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट आ जाती है कि भाई इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और है ही नहीं, इससे ज़्यादा मैं करंट बढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा, तो मैं वोल्टेज को और कम करता जाऊँ और कम करता जाऊँ और कम करता जाऊँ, फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस वक्त हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, वो टूटने लग जाते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड्स टूटेंगे, हमने देखा था सेमीकंडक्टर में बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, तो वो पूरे में जनरेट होने लग जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास अचानक से बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी आ जाते हैं, तो फिर अचानक से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आता है। और ये जो वोल्टेज होता है जहां पर अचानक से करंट हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं जीनर या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जीनर या ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या होता है अभी हम जीनर डायोड में समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, रिवर्स बायस में हमारे करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है। यहाँ पर देखो मिली एम्पियर में थी, तो कम से कम 1000 गुना का तो अंतर हमें दिखाई दे ही रहा है। यहाँ पर जो करंट होता है वो लिमिटेड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। तो आप यहाँ पे वोल्टेज देखो, यहाँ पर हम वोल्टेज इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ नहीं रही है, वो फिक्स वैल्यू पे ही है। और वो जो फिक्स वैल्यू होती है वो होता है हमारा इस तरीके से रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि रिवर्स बायस में जो सैचुरेशन करंट है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट हो जाता है। और ये कितना भी वोल्टेज लगा लो आप एक्सटर्नल, उसका इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो हमारे पास बायसिंग दो तरह की हो गई, एक हो गई फॉरवर्ड बायसिंग, एक हो गई रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम पी टाइप वाली जो साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और एन टाइप वाली जो साइड है डायोड की उसको हम बैटरी के एन टर्मिनल से जोड़ते हैं। रिवर्स बायस में हम उल्टा कर देते हैं, पी को एन से और एन को पी से जोड़ देते हैं। आइडियल केस में हमारा जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन रियल लाइफ में वैसा होता नहीं है। रिवर्स बायस आइडियल केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी वहाँ पे कोई करंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर माइक्रो एम्पियर्स में कुछ करंट आ जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास मिली एम्प्स में करंट होता है, रिवर्स बायस में हमारे पास माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है। फॉरवर्ड बायस में हमारी डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, पतली हो जाती है, और एकदम इतनी कम हो जाती है कि फिर करंट आसानी से फ्लो होने लगता है। लेकिन रिवर्स बायस में हमारी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, थिकनेस है, वो बढ़ने लगती है। फॉरवर्ड बायस में हमारा जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, और वो डिफ्यूजन करंट होता है। यहाँ पर हमारा करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है और वो ड्रिफ्ट करंट होता है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण हमारा चार्ज फ्लो होता है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण चार्ज फ्लो होता है। और हमारा डायोड यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल यानी उसमें सिर्फ एक ही साइड में करंट फ्लो हो सकता है। हमने देखा भी था आइडियल केस में डायोड में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर अ डायोड D is connected to an external resistance R and an EMF of 3.5 वोल्टेज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ वोल्ट है, एक बैटरी कनेक्टेड है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस, एक डायोड लगा है। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट, द करंट इन द सर्किट विल बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले तो अगर हमारे पास आइडियल डायोड होता तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते कि यहाँ पर ये कुछ है ही नहीं, हमारे पास सीधे यहाँ पर अच्छे से मेटालिक का है, इस तरीके से कंडक्टर है, और हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज की वैल्यू है 3.5 वोल्ट, का आई हमें पता करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100, आई की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती 335 मिली एम्पियर। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास आइडियल डायोड नहीं है, इस बार हमारे पास इसका कुछ बैरियर पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू है 0.5 वोल्ट। इसका मतलब अगर इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल 0.5 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक आइडियल डायोड की तरह काम करने वाला है। तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल 0.5 वोल्ट होना चाहिए। देखो, यहाँ पर अगर हमारा पोटेंशियल था 0, मान लेते हैं 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है 3.5, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है 3.5। अब इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट पोटेंशियल कम होगा या बढ़ेगा? ये डायोड है, ये कम करेगा। ये बैटरी होता तो यहाँ पे बढ़ जाता, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल फिर से हो जाता है 3 वोल्ट।
अच्छा, यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर भी हमारे पास पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देख लो, हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है डिफरेंस 3 वोल्ट का। हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज है 3, आई हमें पता करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, आई की वैल्यू आ जाती है 3 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 30 मिली एम्प। हमारा आंसर ये आ जाता है। ये आंसर गलत है। अच्छा ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन। इसी से मुझे याद आया कि मुझे आपको और एक चीज बतानी है कि आइडियल डायोड का किस तरीके का ग्राफ होता है। ये हमारा एक रियल लाइफ वाले डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अगर हम वोल्टेज इस तरफ बढ़ाते हैं तो हमारे पास करंट एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। आइडियल केस में क्या होगा, हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज जीरो होगा, तो इनिशियली अगर हमने थोड़ा सा भी वोल्टेज लगा दिया तो हमारा करंट सीधे इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। तो आइडियल केस में अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसे मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ग्रीन कलर वाला यानी कि थोड़ा सा हमने वोल्टेज बढ़ाया और हमारे पास इनफाइनाइट करंट आया। तो ये हमारा आइडियल ग्राफ है। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हम कितना भी वोल्टेज बढ़ा लें हमारा करंट एब्सोल्युटली जीरो होना चाहिए। ये इस तरीके से थोड़ा सा जो करंट आ रहा है ना माइक्रो एम्पीयर में, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आइडियल केस वाले डायोड का ग्राफ इस तरीके से आ जाता है। ये हो जाएगा हमारा आइडियल, IDEAL डायोड। ये है हमारा रियल डायोड। और अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ऐसा बताया गया था कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या बैरियर उसका जो है वो 0.5 वोल्ट था। तो उस केस में हमारा जो ग्राफ था वो ऐसे 0.5 वोल्टेज के बाद वो आइडियल बन जाता है। तो इस तरीके का हमारे पास वो ग्राफ था। तो आपको आई होप ये चीज समझ आ गई हो। At 0.3 volt and 0.7 volt, the diodes germanium and silicon become conductor respectively। तो ये हमारे फिर से 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट पे आइडियल डायोड बन जाते हैं। जर्मेनियम कौन सा है हमारा, जर्मेनियम का है 0.3 वोल्ट, इसका है 0.7 वोल्ट। In the given figure, if ends of diode germanium overturned, the change in potential will be। अच्छा देखो यहाँ पर आइडियली हो क्या रहा होगा, ये हमारे पास एक सर्किट है इस तरीके से, ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ से करंट इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा, वो करंट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। इसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका बैरियर पोटेंशियल कम है, तो हमारा करंट पूरा का पूरा एक्चुअली इधर से ही जाएगा। यहाँ से अभी करंट आइडियल केस में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे कम था, तो करंट यही वाला रास्ता चुनने वाला है। और इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा था। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। तो अब फिर ये हमारा इस तरीके से रिवर्स बायस हो जाएगा। तो अब करंट के पास इधर से जाने का रास्ता है ही नहीं, तो अब करंट को इधर से ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले केस में जो हमारा केस 1 है, केस 1 में मान लो हमारे पास ये था 0 वोल्ट, तो हमारे इस जगह की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से हम इधर जाते हैं तो 12 में से 0.3 वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, 12 माइनस 0.3 यानी कि 11.7 वोल्ट। पहले केस में हमारे V0 की वैल्यू आ जाती है 11.7 वोल्ट। फिर दूसरे केस में हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास ये था 12 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पर 12 माइनस 0.7 यानी कि 11.3 वोल्ट यहाँ पर आ जाता है। तो दूसरे केस में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है V0 इज इक्वल टू 11.3 वोल्ट। हमसे पूछा है कि अगर उसको पलट दिया तो V0 की वैल्यू में कितना चेंज आ जाएगा, पहले इतना था बाद में इतना हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो गया, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा V0 उसकी वैल्यू आ जाती है 0.4 वोल्ट। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाता है, आंसर इज C। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि रिवर्स रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, या कि पूरा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन चेंज हो जाता है। तो हमारा ये जो पूरा हमने जो ग्राफ देखा था ना, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। अब जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो पहले रिवर्स बायस को देखो। रिवर्स बायस में जो हमारा करंट होता था वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता था, वो डिपेंड करता था कि हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे तो ये करंट इस तरीके से ज़्यादा हो सकता था। तो इस तरीके से चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन अगर टेम्परेचर बदल देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे।
तो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन भी बदलती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली वैल्यू तो बदल ही जाती है। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो हमारा फॉरवर्ड करंट भी थोड़ा सा चेंज तो होगा। यहाँ पे हमें चेंज उतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन चेंज यहाँ पे भी होता ही है। तो हमारा आंसर आ जाता है इस केस में, आंसर इज सी। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। When a PN junction diode is reverse biased, the flow of current across the junction is mainly due to, ओहो हमारे पास रिवर्स बायस है। देखो हमें पता है कि रिवर्स बायस में हमारे पास ड्रिफ्ट के कारण करंट होता है, और हमारे फॉरवर्ड बायस में हमारे पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो वो डिफ्यूजन होता है। वहाँ पे डिफ्यूजन, फॉरवर्ड बायस होता है हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, रिवर्स बायस होता है हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो इस केस में हमारा रिवर्स बायस है, तो वो ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस के कारण होने वाला है। ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस के कारण हमारा आंसर हो जाएगा बी। मुझसे लाइव पढ़ोगे? आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स, जो कि मेरा फिजिक्स का लाइव कोर्स है, एब्सोल्युटली फ्री है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना है bit.ly/bombphysics। फिजिक्स का बॉम्ब है, फोड़ दो वहाँ पर जा करके। अच्छा, ये क्लासेस कहाँ पर हो रही हैं? ये हो रही हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ्री क्लासेस तो होती हैं, लेकिन प्लस कोर्सेज भी होते हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आपको बहुत सारे टेस्ट देने को मिलते हैं, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड मिलता है, और वहाँ पर इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे, अपने एग्जाम प्रिपरेशन गेम को एक लेवल अप करो। चाहे आपका गोल IIT JEE हो, नीट हो, फाउंडेशन हो, या फिर CBSE की आप तैयारी कर रहे हो, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो आज ही। अपना फ्री प्लान अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके। और अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी मेरा कोड विक्रांत यूज़ करो, क्योंकि उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो आ जाओ, मिलते हैं प्लस पे।